हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम आज पढ़ेंगे भारत के संविधान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का रहा है। तो मैं आपको बैकग्राउंड के साथ साथ में ये बताऊंगा कि किसी चीज़ की स्थापना किस प्रकार होती है और किस प्रकार ये व्यवस्थित क्रम में चल के भारत के संविधान तक पहुंचते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जो कि ब्रिटेन द्वारा लाया गया है ये वास्तव में लाया किस पर्पज से था। तो कुछ व्यक्ति हम सीधा सीधा ये तो पढ़ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कहाँ से और किसने घोषित किया, परंतु हम इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत बार नहीं जान पाते। तो आज मैं इसके पीछे का जो पहला रीजन है वो आपको बता दूं कि हम सभी के सभी जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और इसका जो व्यापार अधिकार होता है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक चार्टर तैयार किया जाता है और भारत में इन्हें व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिए जाते हैं। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये रही हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप जाइए और भारत में प्रत्यक्ष रूप से व्यापार कीजिए, जिससे कि यहाँ के ब्रिटेन के नागरिकों के जीवन में सुधार हो सके और ये उच्च संकल्प लेकर किसी भी कार्य को कर सके। तो आखिरकार ये एक्ट आया क्यों, मैं आपको फिर से बताता हूँ ये एक्ट आया क्यों। ऐसा हुआ कि भारत में शुरुआत में कुछ अधिनियम इस माध्यम से लाए गए क्योंकि यहाँ पर 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो अधिकार था, यानी कि यहाँ से जो कर बटोरने का अधिकार था वो सीधा सीधे कंपनी के हाथों में आ गया। तो कंपनी का क्षेत्राधिकार बढ़ गया, जिससे कि यहाँ पे बम्बई और मद्रास भी उनके अधीन थे पहले। तो यहाँ से सपोज कीजिएगा पहले छोटे क्षेत्र से 10,000 रुपये या 1,000 पाउंड की करेंसी वहाँ पे जा रही थी। अब व्यापार उनसे काफ़ी चौड़ा हो गया है, बढ़ गया है। तो अब भी ये क्या करते हैं, थोड़ा सा व्यापार को बढ़ा देते हैं और जी मानते हैं कि सिर्फ अब हम इतना रुपया दे पाएंगे, क्योंकि और जो बाकी का पैसा था, सपोज करो ये कमा रहे हैं यहाँ से 5,000 पाउंड। तो 5,000 पाउंड, पाउंड क्या होता है, पाउंड ब्रिटेन की एक करेंसी का नाम है जिसे हम पाउंड कहते हैं। तो ये जाना इतना था और जा इतना रहा है। आखिरकार इसके लिए एक छोटी सी कमेटी बैठी और उस कमेटी ने पाया कि अधिकारी छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार 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 फैला हुआ है। तो उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पहली बार भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई। तो संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि भारत में संसदीय प्रणाली लागू है चूंकि, तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ही ली गई है और ब्रिटेन के माध्यम से ली गई है। तो क्या होता है, बंगाल के गवर्नर होते हैं उस वक्त के, तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर देता है, गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और जो पहले गवर्नर जनरल होते हैं हमारे बंगाल के, वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये व्यक्ति पहले गवर्नर बनते हैं और फिर यहाँ गवर्नर जनरल बनते हैं और इसके अधीन साथ के साथ में एक 4 सदस्यीय एक कार्यपालिका जिससे कि कार्य कर पाए, यहाँ से कार्यकारी परिषद की स्थापना करी गई और जिसके सदस्यों की संख्या 4 थी। इनके सदस्यों की कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या 4 थी। अब आगे क्या चलता है कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास, इन दोनों को गवर्नर की इनकी परिषद थी, इनकी परिषद भी इस गवर्नर जनरल के अधीन वॉरेन हेस्टिंग के अधीन हो गई। अब ये अपने अलग से फैसले नहीं ले सकते थे, उनको फैसले लेने के लिए पहले वॉरेन हेस्टिंग्स जी से बात करनी थी। अब इसी के लिए कुछ विवाद भी होते, कुछ ब्रिटेन के कंपनी के जो व्यापार थे उनमें आपस में विवाद थे और कुछ विवाद जो थे भारतीयों के बीच में और ब्रिटेन के बीच में थे, ब्रिटेन के नागरिकों के बीच में। तो उन विवादों को सुलझाने के लिए यहाँ पर पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि एक कोर्ट की स्थापना कर दी गई। जो सुप्रीम कोर्ट था उस वक्त का, जैसे कि आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, तो उस टाइम का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो उसकी स्थापना कर दी गई 1774 में कलकत्ता के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, इसमें 4 सदस्य बनते हैं, जिसमें कि एक तो होते हैं हमारे जज और जज होते हैं हमारे एलिजा एम्फे को यहाँ का जज बना दिया जाता है और इसके लिए एक अन्य इनके सहायता के लिए अन्य
तीन तीन सदस्य और आ जाते हैं, 3 सदस्य और आ जाते हैं, जिससे कि कंपनी के व्यापार को सुदृढ़ रूप से चलाया जा सके और उनकी स्थिति को अच्छे से तैयार किया जा सके। साथ के साथ में अब क्या होता है यहाँ पर कि कंपनी के इस अधिनियम द्वारा कुछ और परिवर्तित किए गए, कह दिया गया कि अब कंपनी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर देगा। यानी कि अब रिश्वत नहीं ली जाएगी, अब रिश्वत नहीं ली जाएगी। रिश्वत पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता पकड़ा गया तो वो उसे जज द्वारा या इन जज द्वारा क्या कर दिया जाएगा, एलिजाम पे द्वारा उन्हें सजा का प्रावधान कर दिया गया। अब क्या होता है कि कंपनी के इस व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई। साथ ही साथ में क्या होता है, कंपनी के नियंत्रण को और व्यापक रूप से नियंत्रित करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी मांग होती है कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हम बनाएंगे और उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का जो नियंत्रण था उसे और भी सशक्त करेंगे। इस डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जब भी कहीं पर लिखा होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो समझ जाना है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी की उनके व्यापारी जो लोग थे उन्हीं पर लागू होगा, उन्हीं पर लागू होगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जो कि पहले बार रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। अब क्या होता है कि ये सब कुछ तैयार हो जाने के बाद एक और अधिनियम आता है भारत में, जिसे कहते हैं हम सेटल सेटल न्यायाधीशीकरण अधिनियम, न्यायाधिकरण एक्ट 1781। तो 1781 आ जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो अभी अभी हम पीछे पड़े कि सर्वोच्च न्यायालय और वॉरेन हेस्टिंग, इन दोनों को अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत वो अलग कर दिया गया, 1781 के तहत वो अलग कर दिया गया। यानी कि दोनों को, गवर्नर जनरल को और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई। जैसे कि आज भारत में क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट सुना देता है, किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा देता है, तो वो राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा याचना करने के लिए जा सकता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जज और यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नर जनरल को, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब क्या हो सकता था कि किसी भी मुकदमे के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे अपनी क्षमा याचना के लिए या अपील के लिए गवर्नर जनरल के पास जा सकता था। अब उसको संशोधित करते हुए एक और एक्ट आया गया जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या होता है कि कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक गतिविधियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिया गया। अब जो व्यापारिक कंपनियां थी, हम पीछे पड़ चुके हैं, यहाँ पर जो सारी शक्तियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कंपनियां, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन थी। अब यहाँ पे क्या होता है आगे चल के कि इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, व्यापारिक में और राजनीतिक गतिविधियों में। तो जो व्यापारिक गतिविधियां होगी वो तो होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन, और जो कि राजनीतिक गतिविधियां होगी वो होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन। ये दोनों की दोनों अलग अलग कर दी गई। और साथ के साथ में क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की जो परिषदों की संख्या अब तक मैंने पीछे 4 बताई है उनको घटाकर 3 कर दी गई। साथ के साथ में क्या करा गया कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व सरबराज गतिविधियों पर नियंत्रण रखें, जिसके कारण यहाँ पे होने वाले सभी की सभी गतिविधियां और उनका व्यापक क्षेत्र अच्छे से चल सके। तो आइए चलते हैं इससे अगले आने वाले एक्ट के तहत, जो कि 1833 का चार्टर आया। इस चार्टर में कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसमें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। हम पढ़ चुके हैं 1773 में एक गवर्नर जनरल बने थे गवर्नर के रूप में। अब क्या होता है कि 1833 में भारत, इस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो कि उस वक्त का सबसे अमीर क्षेत्र था बंगाल। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे शक्तिशाली एरिया को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि भारत का
जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। साथ इससे जो अगला एक्ट आता है इस अधिनियम में, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार, अब तक कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत थे वो चला रहे थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तथा कंपनी को मात्र राजनीतिक कार्यों का अधिकार दे दिया गया, वो वह भी ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। अब आप क्या करोगे, आप आज से व्यापार करना बंद करोगे। साथ में जो अब आप बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत कर रहे थे, वो आप सभी के सभी राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के साथ में कीजिए, वो भी राजनीतिक कार्य है, ना कि किसी भी तरीके का व्यापारिक कार्य है। तो उसके जो उन्हें जो ब्रिटिश व्यापारियों को अधिकार प्राप्त हुए, थोड़े से अधिकार प्राप्त हुए भी किसके अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो अगली जो बात होती है, अब तक क्या होता है कि इसके अगला जो अधिनियम की विशेषता है वो होती है, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, और नए कानूनों के तहत बनाए गए कानूनों को एक्ट कहा गया। तो इसमें क्या होता है, जो अब से पहले इस चार्टर से पहले जो कानून यहाँ बनाए गए थे उसको क्या कहा गया, नियामक कानून, यानी कि नियामक कानून कहा गया। और जो अब नए कानून बनेंगे उनको क्या कहा गया, उनको क्या गया, एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसमें पहली बार भारत में, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन की खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। सबसे पहली बार खुली प्रतियोगिता का पहली बार इसी अधिनियम द्वारा क्या किया गया, प्रयास किया गया, परंतु यह असफल रहा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि यही थे कहीं ना कहीं अब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि व्यापार के अधिकार थे, इन्होंने इसका दबा के विरोध किया, जिसके कारण ये भारत में लागू नहीं हो पाया। पर यह पहला प्रयास था जो कि असफल रहा। हाँ, ये प्रयास कैसा रहा, असफल प्रयास रहा, परंतु आगे चलकर क्या होता है, ये और भी ज़्यादा व्यापक हो जाते हैं। आइए चलते हैं हम अगले चार्टर की तरफ। तो ये जो चार्टर था अंतिम, या चार्टर अधिनियम 1853, ये अंतिम चार्टर था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पेश किया गया अंतिम चार्टर था। इसमें क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। और परिषद की इस शाखा ने छोटे सदन की तरह काम किया, जैसे कि आज लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरीके से, यानी कि लोकसभा को हम छोटा सदन यानी कि निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। तो इस तरीके से अब भारत में पहली बार क्या कर दिया गया, भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। विधान परिषद यानी कि लोकसभा की स्थापना कर दी गई। उससे पहले क्या चल रहा था, सिर्फ, और जो चल रहा था वो चल रहा था ये राज्यसभा का उस वक्त तक कार्य चल रहा था। अब और फिर भारत में विशेष तौर पर अपने बहुमत को साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि भारत में मिशनरी, जो कि धर्म प्रचारक थे, उन्हें भारत में लाने का पहला प्रयास भी शुरू किया गया। किस अधिनियम द्वारा, मिशनरी प्रक्रिया की जरूरत समझी, जिससे कि वे अपने किसी भी अधिनियम को भारत विधान परिषद में पारित कर सके। तो आगे की जो बात होती है, इस अधिनियम की अगली विशेषता क्या होती है कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधायिका परिषद हेतु 2 न्यायाधीश और 4 प्रांतीय प्रतिनिधित्व जोड़े गए। और साथ ही इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय, ये जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ लोकसभा, तो इसमें पहली बार क्या हुआ है कि भारत के जो स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि स्थानीय जनता है, उनको भी भारत में इस विधान परिषद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी कि जो पहला प्रतिनिधित्व था, कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होता है। तो उसके लिए 6 सदस्यों की और 4 मैं बता चुका हूँ 6 सदस्यों की विधान परिषद बनाई गई, जिसमें से 2 न्यायाधीश और 4 प्रांतीय प्रतिनिधि शामिल थे। अब क्या कर दिया गया, जो 1833 में नहीं हो पाया, यानी कि सिविल सेवकों की भर्ती, वो अब यहाँ पे क्या होती है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, जिसमें भारतीय नागरिक भी परीक्षा दे सकते थे। और जो ये सिविल सेवकों की जो ये कमेटी बनाई गई थी, जो कि जिसे
फोटो डायरेक्टर ने विरोध के कारण असफल कर दिया गया था। वो इस बार जो समितियां बनाई गई वो बनाई गई 1854 में मैकाले समिति। मैकाले समिति ने इसे और ज़्यादा व्यापक बनाया, जिससे कि यहाँ पर होने वाली सभी की सभी परीक्षाओं को प्रत्यक्ष रूप से वे चुनकर भारत में उनके द्वारा राज कर सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत। तो अब तक क्या था कि यहाँ से इस समय से पहले 1858 से पहले भारत में चार्टर द्वारा भारत में कंपनी ने और अप्रत्यक्ष रूप से या किसी माध्यम से राज किया है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर सीधा सीधा ब्रिटेन की महारानी अपने हाथों में शासन ले लेती है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। इसका कारण यह था कि भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे दबाकर भारत में कंपनी से ब्रिटेन संसद और महारानी एलिजाबेथ दोनों की दोनों परेशान हो चुकी थी। तो उन्होंने कुछ प्रत्यक्ष रूप से वे अवसर ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार कंपनी को हमेशा के लिए समाप्ति किया जाए और हम इसे अपने अंडर लिया जाए। चूंकि हम बता चुके हैं कि यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ द्वारा महारानी विक्टोरिया द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। इसे क्राउन ताज भी कहते हैं यहाँ पे, इसे ब्रिटिश का यानी कि इसे ताज, इसे हम ताज के नाम से भी, ताज शासन के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत में सीधा महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया गया। तो अब क्या कर दिया गया कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम को बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया। और जो पहले वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 3 नाम आ चुके हैं, एक वॉरेन हेस्टिंग आया और लॉर्ड कैनिंग आया, ये लॉर्ड कैनिंग वॉइसरॉय थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक वे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और अब क्या कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा के नाम का समाप्त कर दिया गया। और इन दोनों को समाप्त करके भारत में क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर एक नए पद का सृजन किया गया जिसे भारत सचिव नाम दिया गया, जो कि सीधे सीधे ब्रिटेन द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहली बार पूरी तरीके से पत्ता साफ हो जाता है यहाँ से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और समाप्त होने के बाद में भारत में सीधा सीधा यानी कि ताज यानी कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होने का उत्तरदायित्व होता है। ये भारतीय सचिव होते हैं भाई साहब हमारे, ये भारत सचिव होते हैं। इनके लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। 15 सदस्यीय यानी कि 15 सदस्य इनकी कार्य करने में सहायता करेंगे कि भारत की परिषद को किस प्रकार के इसके कार्य किए जाए। जो इस बार अधिकार दे दिए गए यानी कि किसी थोड़े से और व्यापक बना दिए गए, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का अधिकार भी दे दिया गया। ये जो भारत सचिव थे इनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो अपने सामने जाके भारत सचिव के सामने रख सकते हैं और वो मुकदमा भारत में और ब्रिटेन में दोनों जगह चलाया जा सकता था। तो इस प्रकार भारत शासन अधिनियम शुरू होता है। 1853 का जो एक्ट था, चार्टर था, वो अंतिम चार्टर था। तो आगे चलते हैं, अगला जो अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम। अब तक जितने भी आप चार्टर आए हैं देखें, ये पहला आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आता है, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से आता है, फिर चार्टर अधिनियम के नाम से आता है, अब आता है भारत चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम के बाद जितने भी एक्ट आएंगे वो भारत शासन अधिनियम आएंगे। देखिएगा अभी हम पढ़ चुके हैं 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, फिर पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1881। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें एक तो क्या होता है कि गवर्नर जनरल की शक्ति को और विस्तारवादी बना दिया गया, जिससे वो अध्यादेश जारी कर सकता था। और इसकी जो अवधि थी उसे बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया। इस अध्यादेश की जो अवधि थी वो 6 माह कर दी गई। साथ के साथ में क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और जी पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई, जिससे कि यहाँ से जो लोकल प्रतिनिधि थे वो विधान परिषद में जाकर अपनी स्थिति को उपलब्ध करा सके और भारत के लिए कुछ स्थिति को सुधार करने की मांग कर सके। तो इन विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद ही माननीय थे। ये जो विधान परिषद है ये तभी की तभी मान्य थे जब उसे स्वीकृति कहीं कौन गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय दे दे। अब जब तक वॉइसरॉय अपनी स्वीकृति नहीं देगा कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा।
इसमें क्या कर दिया गया, भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायिका कार्य हेतु जोड़ा गया। इसमें सीधे सीधे भारत में पहली बार क्या कर दिया गया, इसे आपस में कि आइए भारत में आप भारतीय लोगों को साथ में बैठिए, इंग्लैंड वालों के साथ में बैठिए और यहाँ पे इनकी मदद कीजिए भारत में शासन करने के लिए। अब जो बात होती है, जो ये दो तीन बने थे, इनका जो वर्ष होता है वो 1862 और उत्तरी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का जो वर्ष स्थापना था वो 1866। और जी पंजाब की जो कार्यपालिका का गठन किया गया वो काफ़ी वर्ष बाद किया गया, चूँकि वो किया गया 1897 में। तो इनकी ये शक्तियाँ भी प्रदान इन्हें धीरे धीरे करते चले गए। अब जो अगला अधिनियम आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1962। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और सरकारी बहुमत, देखिए जो बहुमत था वो किसकी, इसमें सदस्यों की जो केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, परंतु जो विधेयक या बिल पारित होगा वो सिर्फ सरकारी सदस्यों द्वारा होगा। सरकारी सदस्यों द्वारा होगा, सरकारी सदस्यों द्वारा बिल पारित होगा, यानी कि जो उनका बहुमत होगा वही पारित होगा। अगर वो मना कर देते हैं तो मना होगा। इसमें क्या होता है फिर, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में यहाँ से कर दी गई, यानी कि 1892 के जो अधिनियम था इसकी एक विशेषता में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। साथ में क्या होता है कि जो यहाँ की न्यायपालिका या व्यवस्थापिका के जो सदस्यों को वार्षिक बजट होता है उससे उस पर विचार विमर्श करने के लिए और जी प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यानी कि हम क्या करते हैं, आज का जो बजट है वो पारित होने वाला है, तो ऐसी कुछ बात करते हैं तो उसके बारे में जो पूरक प्रश्न है वो हम यहाँ से पूछने की शक्ति ये वो सर यहीं से ली गई है। इस अधिनियम में पहली बार किसी चुनाव से संबंधित यहाँ से देखो चुनाव प्रणाली की बात की गई है, परंतु इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, चुनाव शब्द के प्रयोग नहीं किया गया। अब अगला जो अधिनियम आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1909। इसे हम क्या कहते हैं, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम उस समय भारत के जो सचिव थे वो थे लॉर्ड मार्ले और जो भारतीय वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद करिएगा अच्छे से। तो इस बार क्या होता है कि भारत सचिव एवं वायसराय की कार्य करने में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। साथ में जो इनकी संख्या थी वो बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। इस बार जो पहले प्रतिनिधित्व थे, जो कि इसमें भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व की बात करता हूँ, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। और जो आगे की बात होती है, अगली जो विशेषता है, मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस प्रकार इस अधिनियम में, अगली जो लाइन होती है, इस प्रकार इसमें सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के निर्वाचन के रूप में जाना जाता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि भारत को दो भागों में बांट दिया गया, हिंदू और मुस्लिम, जिससे कि ये दोनों की दोनों यहाँ पे लड़ाई का काम शुरू हो जाता है। भारत में हिंदू मुस्लिम नहीं था, इससे पहले भारत में कोई हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि एक टाइम फिर से आता है महात्मा गांधी सक्रिय रूप से अपने आंदोलन चलाते हैं, परंतु उसके बाद भारत की स्थिति में मुसलमान और हिंदू एकता की जो कहानी है वो काफ़ी बिगड़ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की भी मांग जोरों शोरों से होकर पाकिस्तान अलग से अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो आगे का अगला जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। जैसे कि हम पीछे पढ़ जाएंगे मार्ले मिंटो सुधार, उसको कहा गया, इस अधिनियम को कहा गया है कि मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस वक्त भारत के जो वायसरॉय थे, ये तो वायसरॉय थे और ये भारत के सचिव थे। ये भारत के सचिव थे। ये व्यक्ति क्या थे, भारत के सचिव थे लॉर्ड
मोंटेग्यू और जी ये व्यक्ति भारत के वॉइसरॉय थे। तो इसमें क्या कर दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, जो कि अब तक एक थे। यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया गया, भारत को दो अलग अलग विषयों में तोड़ दिया गया, जिसे भारत में द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। ये दो भागों में तो यहाँ पे बांट दिया गया, साथ में अलग से एक और विषय कर दिया गया कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर गवर्नर का शासन होता था। देखिए, आरक्षित विषय पर गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य में वह अपने मंत्रियों की सहायता करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व थे। और दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, जब ये दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है तो इसे इस शासन की दोहरी व्यवस्था को क्या कहा गया, द्वैत शासन कहा गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार भारत में द्विसदनात्मक जो पद्धति थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। इस प्रकार भारत विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का फिर से गठन कर दिया गया, और दोनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। ठीक है भाई साहब, इसमें एक बात और होती है, 1919 में तो सांप्रदायिकता के आधार पर भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया ही गया। साथ में इसमें भी कर दिया गया कि सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारत के ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी सांप्रदायिकता के लिए, सिख हो गए, सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए तो हो ही गया है, साथ में आंग्ल भारतीयों के लिए, और जी भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल ईसाइयों के लिए, और जी इनके लिए, और साथ में यूरोपियों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग की गई। तो ये जो मांग थी ये काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। तो ये विवाद का विषय भी रहा है भारत में कुछ उस समय तक। तो इसमें एक और व्यवस्था की गई कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई, और लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो कि 1926 में अस्तित्व में आ गया भारत में लोक सेवा आयोग। ठीक है भाई साहब, आगे का जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं भारत। तो इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात कर दी गई, और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर दिया गया। चुनाव की व्यवस्था की गई। इसी ये हमारा अधिनियम चल रहा है 1919 अभी तक। तो इसके द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी, जो कार्यकारी परिषद थी, उसके सदस्यों की संख्या 6 से घटाकर फिर 3 कर दी गई, जो कि पीछे बढ़ चुकी थी। मैं अभी आपको ये पीछे बता चुका हूँ। इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। साथ के साथ में इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। आप जानते होंगे कि 1924 में भारतीय बजट को देखिए, जो भारत का बजट था, और रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। यहाँ से इन दोनों को भी अलग अलग कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। इसमें क्या किया गया है कि इसमें भारत शासन अधिनियम जो था, ये भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, सबसे बड़ी पृष्ठभूमि यही अधिनियम है। इस अधिनियम में बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो मैं वो अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान रखा गया, जिसमें राज्य रियासतों को एक इकाई के रूप में माना। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची, इसमें संगणीय सूची, राज्य सूची
राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियों का इसमें विस्तार किया गया, जिसमें कि दोनों के दोनों कुछ विषय थे। इसमें 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे और इसमें 36 विषय थे। तो इन विषयों को अलग अलग इसके संगणीय अखिल भारतीय संघ के माध्यम से प्रावधान में लाए जाने की शक्ति दी गई। जो अवशिष्ट शक्तियाँ बची कुछ इसके बाद में अवशिष्ट शक्तियाँ बची, वो वायसराय की कार्य करने के पास में रह गई, जिससे कि भारत में, और साथ के साथ में अभी जो पीछे द्वैत शासन लागू हुआ था, वो इसमें पूरी तरीके से भारत में द्वैत शासन को समाप्ति कर दी गई और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना का शुभारंभ किया गया। परंतु क्या हुआ, सामान्य विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित वर्गों में विभाजित करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। यानी कि जो केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली को आरंभ करने का पहला प्रयास किया गया, वो लास्ट में भी लागू नहीं हो सका। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों। आगे का जो है, इसमें सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व को और विस्तार किया गया, यानी कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था थी उसको और विस्तारित किया गया। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें दलित वर्गों को, महिलाओं को, मजदूरों को भी इसमें व्यवस्था कर दी गई कि हाँ, आप भी आइए और भारत के संविधान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और साथ के साथ में क्या कर दिया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से 1858 द्वारा स्थापित भारतीय विधान परिषद, जो कि भारत परिषद, हमने भारत परिषद की स्थापना कर दी गई थी, वो समाप्त कर दी गई। 1858 में जो एक परिषद की स्थापना की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। तो अभी हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। और साथ के साथ में इस अधिनियम में 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई, जिसकी देखरेख में मुद्रा एवं साख को नियंत्रित रखने के लिए कार्य सौंप दिए गए। और साथ के साथ में 1937 में संगणीय न्यायालय की भी स्थापना करी गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल थे इसमें भारत शासन अधिनियम में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब भारत शासन अधिनियम 1947 आता है। इसमें क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम, जो कि भारत शासन अधिनियम 1947 का प्रारूप माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। इस योजना को पूरी को कब प्रस्तुत किया गया? 3 जून 1947 को। इसमें क्या कह दिया गया कि भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियनों की स्थापना का प्रावधान रखा गया। चूँकि भारत में काफ़ी बड़े आंदोलन हो रहे थे कि भारत और पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कि पाकिस्तान की मांग होगी और हमें पाकिस्तान चाहिए। तो क्या कर दिया गया, यहाँ पे पाकिस्तान और भारत को 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। अब दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की स्थापना की गई कि ये व्यक्ति आप होगा कि ये दोनों की दोनों और आपकी आयोग की अध्यक्षता करेगा और भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करेगा। मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो रैडक्लिफ के नाम से जानी जाती है। शायद आपको एक बात और बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो ये रेखा है, ये साथ के साथ में ये भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। बांग्लादेश के बीच में भी ये रेखा है, क्या भाई साहब? तो मैं बता दूं आपको कि ये जो रेड क्लिफ लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच के साथ में भारत बांग्लादेश के बीच में भी है। दोनों राज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई और उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार प्रदान कर दिया गया कि आप क्या कीजिएगा, आप आपको स्वतंत्रता की हम घोषणा करते हैं और साथ के साथ में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से आपको अलग होने का भी अधिकार दे देते हैं, जैसे कि आप करना पसंद करोगे। इसमें क्या कर दिया था कि दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान का गठन करने का अधिकार दिया गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार हो गया और भारत का संविधान 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। तो ये दोनों के दोनों, ये भारत का गणतंत्र दिवस है और ये पाकिस्तान का गणतंत्र दिवस है। और पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस 14 अगस्त है, 14 अगस्त है। और वहीं से भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त है। ये दोनों का ईयर है 47, 1947, और ये भी 47 है। तो पाकिस्तान का गणतंत्र दिवस हो गया 23 मार्च 1956, और भारत का जो गणतंत्र दिवस हो गया वो हो गया 26 जनवरी 1950। तो आगे की जो बात करते हैं, देखिए यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, जो ये अधिनियम था हमारा। और ये 14 अगस्त 1947 को भारत शासन अधिनियम, जो कि भारत आज़ाद हो चुका था, तो इस दिन तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सभी संवैधानिक पदों को समाप्त कर दिया गया। जो अब तक इसके अंतर्गत कुछ स्थापित पद थे या इससे पहले तो सभी के सभी क्या कर दिए गए, उनका अंत कर दिया गया। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया, और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। अब तो ये दो कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं जो कि भारत में ब्रिटेन के द्वारा किए जाते हैं, और भारत को आज़ाद की घोषणा कर दी जाती है। तो अब एक इसमें अब भारत में साथ के साथ में जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट शब्द, किसी भी तरीके की जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट या भारत की, वो सभी के सभी क्या कर दी गई, यहाँ से समाप्त कर दी गई। इसमें ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश जो शासक था, ब्रिटिश शासकों को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने का जो अधिकार था उसे वंचित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को भी किसी विधेयक की स्वीकृति का अधिकार अभी था, चूंकि वो अभी तक भारत से गए नहीं थे। तो हम बात करते हैं, तो आज हमने पढ़ा है भारत शासन अधिनियम, और जो उससे पहले सभी के सभी एक्ट, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे। और जी आगे का जो हम करेंगे अगले टॉपिक होगा हमारा संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण को हम अगली वीडियो बनाएंगे, जिसपे कि हम भारत के संविधान के गठन के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे कि संविधान की कार्यपालिका की कार्य प्रणाली कैसी रही, किस प्रकार की रही। जो यहाँ पे भारतीय संविधान के लिए समितियाँ बनाई गई वो किस प्रकार की बनाई गई। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें प्रारूप समिति थी वो क्या थी, और भारत में संविधान का आना किस प्रकार का था। जो अंतरिम सरकार थी वो किस प्रकार गठित हुई, और फिर स्वतंत्र भारत की जो सरकार थी उसका गठन कैसे हुआ, हम सब बात करेंगे अब आने वाली अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।